हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एके सर में। आज हम बताने जा रहे हैं आपको बीए प्रोग्राम के 4th सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। नव यथार्थवाद का उदय किन परिस्थितियों में हुआ? केनेथ वॉल्ज का नव यथार्थवाद के उदय में योगदान का स्पष्ट कीजिए। और इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, केनेथ वॉल्ज यथार्थवाद सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। तो इसका आंसर है, समकालीन यथार्थवाद को नव यथार्थवाद या संरचनात्मक यथार्थवाद भी कहते हैं। मतलब जो समकालीन यथार्थवाद है उसको नव यथार्थवाद या फिर संरचनात्मक यथार्थवाद भी कह सकते हैं। इसका उदय द्वितीय महायुद्ध के बाद मार्गेनथाउ की कृति पॉलिटिक्स एवं नेशंस 1949 से माना जाता है। यानी जो नव यथार्थवाद का उदय हुआ था वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। और मार्गेनथाउ की कृति पॉलिटिक्स एवं नेशंस के 1949 से भी माना जाता है इसे। और 1980 के बाद केनेथ वॉल्ज ने इस उपागम को सैद्धांतिक सुदृढ़ता प्रदान की थी। नव यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की व्याख्या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना के परिप्रेक्ष्य में करते हैं। मतलब नव यथार्थवादी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की व्याख्या अंतर्राष्ट्रीय संरचना के परिप्रेक्ष्य में ही करते हैं, न कि व्यक्तिगत राज्यों के उद्देश्यों के अनुसार या फिर नव यथार्थवादी विचारकों के अनुसार। राज्यों का आचरण का मुख्य तत्व अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचनाओं के विश्लेषण द्वारा वे विश्व राजनीति का प्रतिपादन करते हैं। यही नव यथार्थवाद के विचारों के अनुसार जो राज्य का आचरण होता है वही मुख्य तत्व होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की विभिन्न संरचनाओं के विश्लेषण के लिए। उसके बाद अगला पॉइंट है इसका, नव यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की अराजकतावादी संरचना का परिणाम मानते हैं और उसके अनुसार विभिन्न राज्यों के पारंपरिक संबंध कितने ही मैत्रीपूर्ण क्यों न हो, उसमें कभी न कभी मतभेद या संघर्ष उत्पन्न हो ही जाते हैं। यह नव यथार्थवादी का मानना है कि किसी भी राज्यों का पारंपरिक संबंध कितना भी अच्छा क्यों न हो, दोस्तीपूर्ण क्यों ना हो, मैत्रीपूर्ण, उसमें कभी न कभी मतभेद या संघर्ष उत्पन्न हो ही जाता है। और इस प्रकार के संरचनात्मक या नव यथार्थवाद को प्राय केनेथ वॉल्ज की वॉल्ज की कृति थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 के साथ जोड़ा जाता है। और वॉल्ज का स्पष्ट मत था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना का राज्यों के आचरण और व्यवहार का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना जो भी होगा उसमें राज्यों का आचरण और उसका जो व्यवहार है उसका प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। उसके अनुसार अराजकता के कारण युद्धों को समाप्त करने के लिए सहयोग पर आधारित समझौते असंभव हो जाते हैं। यानी उसके अनुसार अराजकता के कारण युद्ध को समाप्त करने के लिए जो सहयोग होता है उसका समझौता लगभग असंभव हो जाता है। और अराजकता का मतलब ये होता है संप्रभु राज्य के ऊपर कोई ऐसी स्थिति नहीं है जो उनके प्रति शांति और व्यवस्था निर्माण कर सके। यानी उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जिससे मध्य शांति और व्यवस्था निर्माण कर सके। इस स्थिति को युद्ध की स्थिति का पर्याय मान लिया जाता है। यानी ऐसी स्थिति जब होता है तो उसे युद्ध की स्थिति मान लिया जाता है। और संरचनात्मक यथार्थवादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना ही ऐसी है, इस बात की संभावना बराबर रहती है कि कोई भी राज्य कभी भी एक युद्ध का सहारा ले सकता है। यानी इस बात का प्रबल संभावना होता है यथार्थवादियों के अनुसार कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना में की ही ऐसी एक बात होती है जिसमें कोई भी राज्य कभी भी युद्ध का सहारा ले सकता है। या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना ऐसी है कि चाहे राज्यों के नेतागण शांति के कितने भी इच्छुक क्यों न हो, यह व्यवस्था राज्यों को युद्ध के लिए प्रेरित कर ही देता है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है, केनेथ वॉल्ज का संरचनात्मक यथार्थवाद ही नव यथार्थवाद का एक प्रतिमान नहीं है। यानी केनेथ वॉल्ज का जो नव संरचनात्मक यथार्थवाद है वही नव यथार्थवाद का एकमात्र प्रतिमान नहीं है। नव यथार्थवाद में जोसेफ ग्रीचो, हाउ मार्गेनथाउ, रेमोंड आरो, स्टैनली हॉफमैन, रॉबर्ट जर्विस, स्टीफन वॉल्ट
जॉन मेसिमिर और रॉबर्ट गिलियन जैसे नाम भी उल्लेखनीय हैं। जो ग्रीचो उन आधुनिक यथार्थवादियों का प्रतिनिधित्व करता है जो उदारवादियों की आलोचक है, जो राज्यों का एकमात्र उद्देश्य असीमित लाभ अर्जित करना मानते हैं। मतलब उसका मानना है कि जो राज्य है वो हमेशा अपने लिए असीमित लाभ अर्जित करना चाहते हैं। इसके अनुसार आमतौर से सभी राज्य असीमित और सापेक्षिक लाभ दोनों में रुचि रखते हैं। मोटे तौर से नव यथार्थवाद के दो प्रतिमान उभरकर सामने आते हैं। पहला आक्रामक नव यथार्थवाद और दूसरा होता है सुरक्षात्मक नव यथार्थवाद। तो परंपरागत यथार्थवादी भी शांति आक्रामक और नव यथार्थवादियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष अनिवार्य है। मतलब नए यथार्थवादी का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष करना अनिवार्य है और नेतृत्व को विस्तारवादी शक्तियों से सदैव सतर्क रहना चाहिए। मतलब जो नेतृत्व है उसको विस्तारवादी नीतियों से या शक्तियों से सदैव हमेशा सतर्क रहना चाहिए। दूसरी ओर सुरक्षात्मक नव यथार्थवादी युद्ध के भीषण परिणामों से अवगत है। यानी जो सुरक्षात्मक नव यथार्थवादी युद्ध के परिणामों को अच्छी तरह से जानते हैं। उनका मत है कि युद्ध सदा ही समाज के तर्कहीन वर्गों की गतिविधियों और उनकी सोच का परिणाम है। यानी युद्ध हमेशा वही लोग लड़ते हैं जिनके पास तर्क नहीं है या फिर समाज की गंदी सोच होता है, उसी को वही लोग युद्ध लड़ते हैं। कुछ विद्वान इसे आधुनिक यथार्थवाद यानी मॉडर्निज्म या उदारवादी यथार्थवाद लिबरल रियलिज्म कहकर भी पुकारते हैं। वैसे अनेक विद्वान संरचनात्मक यथार्थवाद और उदारवादी यथार्थवाद में भी अंतर करते हैं। यानी इन दोनों में भी कुछ लोग जो है अंतर कर देते हैं। उदारवादी यथार्थवाद को नव उदारवाद संस्थावाद के नाम से भी संबोधित किया जाता है, जहां संरचनात्मक यथार्थवाद संघर्ष या विवाद को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्थायी और शाश्वत तत्व के रूप में मानते हुए जो राज्यों के आर्थिक और सैनिक शक्ति के निरंतर निर्माण हेतु प्रेरित करता है। संरचनात्मक यथार्थवाद का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष और विवाद हमेशा शाश्वत रहता है और इसमें राज्यों का आर्थिक और सैनिक शक्ति के निरंतर निर्माण होता रहता है या प्रेरित करता है। वहाँ उदारवादी यथार्थवाद और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति को अराजकतावादी मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि और समुदाय द्वारा व्यवस्था निर्माण की कामना करता है और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की महत्ता को रेखांकित करता है। अब अगला पॉइंट है इसका पुरातन यथार्थवादी, जहां युद्ध के कारणों की उत्पत्ति मानव प्रकृति से मानते हैं और वही नव यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की अराजकतावादी संरचना का परिणाम मानते हैं। उनके अनुसार विश्व समुदाय के हितों की रक्षा करने तथा नियमों को लागू करने के लिए केंद्रीय सत्ता का होना आवश्यक है। उसके बाद अगला पॉइंट है इसका नव यथार्थवादी दृष्टिकोण यानी समालोचना क्या होता है। आलोचकों के अनुसार नव यथार्थवाद अपने विश्लेषण के अनेक बिंदुओं पर पुरातन यथार्थवाद से मिलता जुलता है। यानी नव यथार्थवाद जो है आलोचकों के अनुसार उसका जब विश्लेषण करते हैं तो कई सारे ऐसे बिंदु हैं जिसमें पुरातन यथार्थवाद से मिलता जुलता है और नव यथार्थवाद का जोर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर है। जो नए यथार्थवाद है उनका जोर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर है और ना कि मानव प्रकृति पर। यद्यपि राज्य प्रमुख अभिनेता एक्टर बने रहते हैं और विश्लेषण के रूप में राज्य के ऊपर और नीचे की शक्तियों की ध्यान दिया जाता है। जब विश्लेषण किया जाता है तो राज्य की जो ऊपर की शक्ति है और नीचे की शक्ति है उस पर ध्यान दिया जाता है और उसका विश्लेषण किया जाता है। शोध एवं अनुसंधान की दृष्टि से नव यथार्थवादी प्रतिमान आज भी प्रासंगिक है। यानी शोध और प्रतिमान के साथ देखा जाए तो नव यथार्थवादी जो है उसका प्रतिमान जो है आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि केनेथ वॉल्ट ने जिन मान्यताओं को प्रस्तुत किया है उनका तार्किक परीक्षण होना अभी शेष है। यदि हम वर्ल्ड की मान्यताओं को स्वीकार भी करें तो उसमें सुधार तो कर ही सकते हैं। अगर हम केनेथ वॉल्ट की अगर मान्यता को स्वीकार कर लेते हैं तो भी उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो को अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।